Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we'll see lesson number 25 of compiler construction. But as per our routine, before starting today's lecture, let's have some review of previous lecture. Structure of the LR parsing table. इसको रिव्यू हमने इतनी दफ़ा कर लिया और स्टडी भी कर लिया कि अब तो ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है LR पार्सर टेबल का एग्जैक्टली क्या है। उसमें हमारे पास पार्सिंग टेबल का, उसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक्शन एंड गो टू। अगर गिवन स्टेट आई हो और टर्मिनल ए हो, टर्मिनल जो है वो हमारे पास ए भी हो सकता है और इसकी जगह हम एंड मार्कर डॉलर भी यूज कर सकते हैं जहां पे हमने अपनी इनपुट को एक्सेप्ट जहां पे हो रही हो। एक्शन जो है वो क्या हो सकता है हमारे ख्याल में, द एक्शन शुड बी शिफ्ट ऑफ जे हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेट पे शिफ्ट कर जो, रिड्यूस हो सकता है कि इनपुट स्टैक पे ये स्टेट शिफ्ट कर दो जो भी स्टेट नंबर है उसका, रिड्यूस हो सकता है कि इस प्रोडक्शन के रिड्यूस कर दो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ डॉलर साइन एंड एरर अगर हम इनमें से कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। सिमिलरली इसमें दूसरी चीज गो टू है। गो टू में यही है कि इस इनपुट सिंबल के लिए जो है वो हम इस पर्टिकुलर स्टेट से किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं, दैट इज आवर गो टू। The prefixes of right sentential forms that can appear on the stack of a shift reduce parser are called viable prefixes. तो वो prefixes जो कि right sentential forms में हो और stack पे appear हो रहे हो of a shift reduce parser are called viable prefixes, means के ये stack है हमारे पास, अगर हम suppose कर रहे हैं तो जो राइट सेंटेंशियल फॉर्म बन रही होगी तो ये एलिमेंट्स से होंगे, तीनों किसी प्रोडक्शन से रिप्लेस हो जाएं तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है ये राइट सेंटेंशियल फॉर्म है। सो अ वायबल प्रीफिक्स इज अ प्रीफिक्स ऑफ अ राइट सेंटेंशियल फॉर्म दैट डज नॉट कंटिन्यू पास द राइट एंड ऑफ द राइट मोस्ट हैंडल। So it is always possible to add terminal symbols to the end of a viable prefix to obtain a right sentential form. इसका जिक्र यहाँ पे क्यों जरूरी है? बिकॉज SLR पार्सिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट LR0 ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज वायबल प्रीफिक्सेस। कि SLR पार्सिंग जो है वो इसी फैक्ट पे बेस करता है कि LR0 ऑटोमेटन मशीन जो भी है वो रिकॉग्नाइज करे इन प्रीफिक्सेस को। Now we shall extend the previous LR parsing techniques। तो हमने लास्ट लेक्चर में LR parsing टेक्निक को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था देखने के लिए, अपने लुकआउट सिंबल को उसमें इनकॉर्पोरेट किया था, जिसमें एक LR1 थी हमारे पास और दूसरी LALR था, which makes full use of the lookahead symbols. This method uses a large set of items called the LR1 items। कि जो कैनोनिकल LR है उसको अंदर हमने लुकअहेड सिंबल्स को मुकम्मल तौर पे यूज किया, इसी वजह से हम उसको LR1 आइटम्स भी कहते हैं, जो कि हमने इस प्रोडक्शन की एक सेकंड कंपोनेंट देखा था, जो भी प्रोडक्शन हम यूज करते थे कैनोनिकल सेट्स के अंदर, जिसके अंदर एक सेकंड कंपोनेंट था जो इनपुट सिंबल से बेस करता था। The lookahead LR or LALR method which is based on the LR0 set of items and has many fewer states than typical parser based on the LR1 items। तो LALR आइटम्स बेसिकली LR कैनोनिकल सेट से ही आगे प्रोसीड करते हैं, एक नई उसके अंदर जो कंडीशन को इंक्लूड करके, जिसकी मदद से हमारे जो LR1 के कैनोनिकल आइटम्स थे वो जो आइटम सेट्स थे वो रिड्यूस हो जाते हैं और उनके अंदर जो सिमिलर कोर वाले सेट थे वो सब के सब हम कंबाइन कर देते हैं। सो यही इसकी डेफिनेशन थी। फॉर LALR वी मर्ज various LR item sets together, obtaining nearly the LR0 item sets we used in SLR. For a comparison of parser size, the SLR and LALR tables for a grammar always have the same number of states। तो उसकी पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी अगर हम कंपेयर करें उसको SLR को और LALR को तो इन दोनों की जो स्टेट्स होंगी वो सिमिलर नंबर की होंगी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रामर। Several hundred states for a language like C। तो C अगर हम उसको एज एग्जांपल कोट करें तो उसके लिए हमारे पास several hundred जो है वो states होंगी। The canonical LR table would typically have several thousand states for the same size language। तो जो simple LR table होगा वो
इसी स्टेट्स के और इसी लैंग्वेज को अगर हम कंपेयर करें सी के लिए, तो एलआर के अंदर हमारे पास 1000 स्टेट्स होंगी, और जो एसएलआर एंड एलआर है उसके लिए हमारे पास 100 स्टेट्स होंगी। तो ये एक कंपैरिजन है इन दोनों का। It is possible for the LALR merger to have reduced conflicts when the LR1 items on which it is based is conflict free। कि ऐसी LR के आइटम्स जो कि जिसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई एरर ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो, उनको जब हम मर्ज करेंगे LALR आइटम्स बनाने के लिए, तो तब हमारे पास चांसेस हैं कि रिड्यूस का कंफ्लिक्ट जो है वो अकर हो जाए। LALR is the current method of choice for bottom up shift reduce parsing। तो करंटली हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो ये LALR ही है। इस मेथड को हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, आज भी इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इसका जो कोर फंक्शन है वो ये है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, जिस तरह I0, I1, I2 एंड 2I9 किसी पर्टिकुलर ग्रामर की, उसके अंदर से हमने उन तमाम स्टेट्स को ढूंढना है जिनका कोर सेम है। तो पहली चीज तो ये देखते हैं व्हाट इज अ कोर। लेट्स सपोज ये हमारे पास I5 एक स्टेट है I5, ये पार्ट जो है इसका दैट इज कॉल्ड कोर। फॉर एग्जांपल I6 की कोर ये पार्ट है, I7 का कोर ये पार्ट है, यानी कि जो इसका प्रोडक्शन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो कोर है। इसी तरह बाकी सब के अंदर। तो इसके अंदर से अब हमने ऐसी दो कोर्स को ढूंढना है, दो या दो से ज्यादा कोर्स को, ऐसी दो स्टेट्स को ढूंढना है जिनकी कोर्स सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये कोर क्या है, सी से डी, और I7 की कोर क्या है, सिमिलर कोर, यानी कि ये कोर जो है वो बेसिकली I4 की भी है एंड I7 की भी है, लेकिन इनका जो सेकंड कंपोनेंट है जो वो I4 के लिए है सी डी, और जो I7 का है दैट इज $। तो इन दोनों को हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह लिखेंगे सी $। तो ये हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले तो हमने दो ऐसी कोर्स ढूंढी, दो ऐसी स्टेट्स ढूंढी जिनकी कोर सेम थी, और देन सेकेंडली हमने उनको यूनियन करके, उन दोनों स्टेट्स का यूनियन करके एक नई स्टेट बना दी। उसको बनाने का तरीका यही है कि कोर लिखें और बाद में उसके जो सेकेंड कंपोनेंट्स उनको मर्ज करके लिख दें। देन और इस मर्जर को बेसिकली हमने यूनियन ऑफ दीज बोथ ऑफ दीज स्टेट्स डिक्लेयर कर दिए, जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह हमने कह दी। इसके बाद ये तो हो गया हमारा। अब इसमें उन चीजों के लिए कि जो इनके ऊपर इनकमिंग्स आ रही थी, फॉर एग्जांपल डी इनपुट आ रही थी, और डी के लिए मींस के I2 से हम डी के जरिए I7 पे मूव कर रहे थे, सिमिलरली I6 से डी के जरिए I7 पे मूव कर रहे थे, और I0 से I0 से डी के जरिए हम I4 पे मूव कर रहे थे, और सिमिलरली I3 के जरिए डी के जरिए I3 से डी के जरिए हम I4 पे मूव कर रहे थे। तो इनको जब हमने कंबाइन कर दिया 4 और 7 को, तो नई चीज जो हमने लिखी है वो ये है कि हम इन चारों स्टेट से फॉर डी इनपुट हम अब मूव करेंगे इस नई स्टेट के ऊपर। द एक्शन ऑफ स्टेट 47 इज टू रिड्यूस ऑन एनी इनपुट, और जो रिड्यूस का एक्शन है वो हम किसी भी इनपुट से जो हमने नई लिखी है उनमें से हम इसको रिड्यूस कर देंगे इस स्टेट को। So now we look for the set of LR1 items having the same core in similar fashion, that is set of first components, and we may merge these sets with common cores into one set of items. Similarly, अभी हमने इसमें देखा लास्ट लेक्चर में भी कि ये वो स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जिनकी कोर सेम है, तो इनको हमने मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद हमने इनको इस फॉर्म में लिख दिया। ये मर्जर उसकी हुई है,
और ये इनकी नई जो है सेट ऑफ आइटम्स वो ये बन गए। अब ये जो नए सेट ऑफ आइटम्स बनेंगे इनको हम आइटम्स कहेंगे फॉर LALR कि LALR के टाइप के लिए अब जो नए आइटम्स बने इंक्लूडिंग दीज मर्जिंग स्टेट्स, और बाकी जो मर्ज नहीं की वो वैसे की वैसे ही हम लिखेंगे, और एक नया जो कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स है उनको हम लिख देंगे। उसका जो पार्सिंग टेबल है वो ये बन जाएगा हमारे पास। इनके एक्शंस को भी हम मर्ज कर देंगे और इसी तरह गो टू को भी हम मर्ज कर देंगे जो कोई मर्ज हो रहा होगा। और इसमें मजे की बात यह है कि हमने 10 स्टेट से इसको 7 स्टेट्स पे ले आए हैं। फ्रॉम 10 स्टेट्स मीन्स कि 3 हमने इसमें से स्टेट्स जो है वो माइनस कर दिए। बेसिकली माइनस नहीं किया, हमने उनको मर्ज कर दिया, उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना दिया। देन अब हमने इस टेबल को जो LR पार्सिंग टेबल था उसको थोड़ा कंपैक्ट करने का भी तरीका देखना है कि जी एग्जैक्टली हम इसको कंपैक्ट कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के तरीके तो हमने देख लिए LR का, SLR का और LALR का। अब हम जो LR है उसको कंपैक्ट करने का तरीका देखते हैं। पहली स्कीम है जो हमने स्टडी की थी, दैट इज द कंपैक्टिंग द एक्शन फील्ड, कि एक्शन फील्ड को हम कंपैक्ट कर दें। तो ये कंपैक्ट कैसे होगी? इज टू रिकॉग्नाइज दैट यूजुअली मेनी रोज ऑफ द एक्शन आर आइडेंटिकल, कि जितनी आइडेंटिकल रोज होंगी मीन्स 0 और 4 जिस तरह आइडेंटिकल हैं, एंड 6 ये भी आइडेंटिकल हैं। तो जितनी आइडेंटिकल फील्ड्स होंगी इनको हमने एक जो है क्या करना है, एक ऐसी इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि जो आइडेंटिकल एंट्रीज हैं उनको दोबारा एंटर ना करना पड़े, वो किसी एक जगह से लिख के उसको वहीं सारे के सारे पॉइंटर्स उसको वहां मूव कर दें। So we can therefore save considerable space at little cost and time if we create a pointer for each entry into a one dimensional array। तो इसके लिए हम एक एरे यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, उस एरे के अंदर हम इन एंट्रीज को लिख देंगे जो कि सिमिलर हैं, और उस जो भी स्टेट्स उसकी तरफ मूव कर रही होंगी उसका पॉइंटर हम वहां पे पॉइंट कर देंगे। To access information for this from this array, we assign each terminal a number from 0 to 1 less than the number of terminals, and we use this integer as an offset from the pointer value for each states। मीन के जितनी states हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह इसमें सिर्फ 2 states हैं, तो अब इसमें मैक्सिमम ये 0 उसको पॉइंट कर सकता है या 2 उसको पॉइंट कर सकता है। तो इसी तरह हम जितनी states हैं, अगर अभी तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ग्रामर में सिर्फ 7 स्टेट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसी लैंग्वेज के लिए, किसी ऐसी इनपुट लैंग्वेज के लिए जिसकी ग्रामर जो है वो कंप्राइज कर रही हो कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स, जिस ग्रामर है कंप्राइज कर रहे हो 100 ऑफ स्टेट्स पे, तो वहां पे हमारे पास ये मैटर कर सकती है। द फर्दर स्पेस एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अ समवट स्लोअर पार्सर, मींस के यहाँ पे टाइम पे हम कंप्रोमाइज करेंगे। फॉर द एक्शंस ऑफ ईच स्टेट, के हम एक लिस्ट क्रिएट कर दें तमाम एक्शंस के लिए, हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के तमाम एक्शंस के लिए हम उसको एक लिस्ट में डाल दें, और जब भी हम चाहिए हम उसको उस लिस्ट से निकाल लें। ये हमारी एक सेकंड स्ट्रेटजी है फॉर द कंपैक्शन ऑफ LR parsing table। Now we'll move towards today's lesson। Today we'll see समथिंग अबाउट एम्बिगुअस ग्रामर्स के, एम्बिगुअस ग्रामर के क्या फायदे हैं, किस तरह हम बास सिनेरियो में एम्बिगुइटी को दूर कर सकते हैं, और उसके एग्जांपल भी देखेंगे। जो डेंगलिंग एल्स है कि उसमें क्या एम्बिगुइटी है और उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, और क्यों हम जो हमने स्ट्रेटेजी यूज किया उसको हम क्यों वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे रिमूव करने के लिए। देन सम एरर रिकवरी इन LR पार्सिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि एरर ही तब होगा जब वो एम्बिगुअस होगी। देन वी विल मूव अवर टुवर्ड्स आवर न्यू सेशन, न्यू टॉपिक, एक नई चीज हम स्टडी करेंगे। मींस के जो चैप्टर सेकंड को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें जो सेकंड पार्ट देखा था उसको हम नेक्स्ट फेज पे जो मूव करेंगे, दैट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। उसको अब हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि एक्चुअली वो क्या चीज है। उसके अंदर आज हम सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस देखेंगे, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट देखेंगे। इसको पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन पहले हमने इसको बहुत मुख्तसर देखा था, जैसे इसका इंट्रो लिया था। अब हम इसको जो है एक फुल मोड में देखेंगे। और देन वी एवेलुएट एंड सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन एट द नोड्स ऑफ अ पार्स। हम उसकी एवेलुएशन को देखेंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं। एम्बिगुअस ग्रामर्स,
It is a fact that every ambiguous grammar fails to be LR and thus is not in any of the classes of grammars that we discussed, for example SLR or LALR. जो भी एम्बिगुअस ग्रामर होगी वो इनमें से किसी भी क्लास में फॉल नहीं करेगी. However, certain types of ambiguous grammar are quite useful in the specification and implementation of languages. लेकिन फिर भी कुछ सिनेरियोज में या फॉर सम कस्टमाइज्ड सिनेरियोज कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम खुद से यूज करते हैं एम्बिगुअस ग्रामर, क्योंकि वहाँ पे हम बेसिक जो हमारा मकसद ही होता है वो हम उसको पार्सर को कंपाइलर को चॉइस देना चाह रहे होते हैं कि वो कभी इसको चूज कर ले कभी इसको चूज कर ले फॉर रैंडम एक्शंस के, लेकिन ये सिनेरियो कस्टमाइज्ड होते हैं. For language constructs like expressions and ambiguous grammar provides shorter, more natural specification than any equivalent unambiguous grammar. तो एक तो ये इसका एज है कि expressions के अंदर बेसिकली ये एक ऐसी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन देता है जो कि unambiguous grammar या non ambiguous grammar जो है वो नहीं देता. And other use of ambiguous grammar is in isolating commonly occurring syntactic constructs फॉर स्पेशल केस ऑप्टिमाइजेशन की, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि कुछ स्पेशल केसेस में हम डेलिबरेटली इसको यूज करते हैं. विद एन एम्बिगुअस ग्रामर वी कैन स्पेसिफाई द स्पेशल केस कंस्ट्रक्ट्स बाय केयरफुली एडिंग न्यू प्रोडक्शंस टू द ग्रामर. तो उन एम्बिगुअस ग्रामर्स के अंदर हम खुद से स्पेशल केसेस में कुछ नई प्रोडक्शंस ऐड कर देते हैं उस ग्रामर के अंदर. Although the grammars we use are ambiguous, in all cases we specify disambiguity rules that allow only one parse tree for each sentence. तो उस ambiguous, let's suppose कि this is my grammar A और G, हम जो उसकी conventional notation यूज करते हैं G, तो ये एक ग्रामर है जो G है. अब मैं इसके अंदर कुछ न्यू रूल्स इंप्लीमेंट कर देता हूँ G के अंदर, जो कि अब क्या ये ambiguous है और ये अनएम्बिगुअस ग्रामर है. इसको मैं G डबल डैश कह रहा हूं क्योंकि G डैश मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. चूंकि पहले मैं ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए G डैश की जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो यूज करता आ रहा हूं, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको G डबल डैश लिख दिया. अदरवाइज आप कोई भी नोटेशन इसके लिए यूज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हर सिनेरियो के लिए जो नोटेशन है वो सेम होगी, लेकिन हर पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए. In this way, the overall language specification becomes unambiguous, and sometimes it becomes possible to design an LR parser that follows the same ambiguity resolving choices. अब हम एक ambiguity को डिस्कस करते हैं और उसके अंदर फिर हम प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी को यूज करेंगे टू रिजॉल्व सच कन्फ्लिक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी पुरानी ग्रामर को ही अगर कंसिडर करें जो हमारी एक एक्सप्रेशन की ग्रामर है, इसमें हम क्या देखते हैं कि एक्सप्रेशन प्लस टी एंड एक्सप्रेशन स्टेरिक टी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इनपुट लूं 2 + 2 स्टेरिक 2, अब इसकी दो डिफरेंट तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है. अगर तो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूं तो वो इधर से स्टार्ट कर देगा, अगर मैं राइट मोस्ट कर रहा हूं तो वो इधर से स्टार्ट करेगा. मींस के दो डिफरेंट टाइप्स के लिए मैं दो डिफरेंट इसके ड्राइव ट्री जनरेट कर सकता हूं. इसके अंदर कहीं पे भी मेरे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि मैथमेटिकली बाउंड है हम इसके ऊपर. इस स्टेटमेंट में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का जो एक प्रोसीजर है वो परफॉर्म होना चाहिए, देन इसका जो रिजल्ट हो वो फिर इसके पास एडिशन हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेट करना चाहूं 2 + 2 स्टेरिक 2, तो वो मेरे पास होना चाहिए 2 + 4 एंड दैट शुड बी 6. लेकिन अगर मेरे पास इनपुट ग्रामर ये है और इसमें इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का या एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो मैं इसको जब राइट मोस्ट डेरिवेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 स्टेरिक 2 लेफ्ट मोस्ट के अंदर 4 × 2 जो कि मेरा आंसर 8 है, विच इज रॉन्ग.
ग्रामर वाइज तो वो ठीक होगा, कंपाइलर भी इसको सही एग्जीक्यूट कर होगा, लेकिन मैथमेटिकली या प्रोसीजरल अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक गलत आंसर है। प्लस और स्टैरिक में हमेशा जो प्रेसिडेंस होती है वो स्टैरिक की ज्यादा होती है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्टैरिक ऑब्वियसली रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर के बाद तब हम उनको ऐड करेंगे। So this grammar is ambiguous because it does not specify the associativity or precedent of the operators plus and steric। वो इन दोनों की प्रेसिडेंस जो है या associativity जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है। The unambiguous grammar generates the same language but gives plus lower precedence than steric and makes both operators left associative। तो जब हमने इस ग्रामर को जो है इसके अंदर से कुछ ऐसे रूल्स ऐड किए जो कि इसकी अब एम्बिग्युइटी जो है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अब इस सिनेरियो में हमेशा इस ग्रामर में हमेशा पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, बेशक जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा तो हम इसको यहां पे एग्जीक्यूट कर सकेंगे प्लस के लिए, और देन इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इसको एडिशन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। तो ये हमारी जो एक एडिशन है, ये जो एक इसकी मॉडिफिकेशन है इस ग्रामर की, जिसके अंदर हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को एम्बेड कर दिया है इस ग्रामर को मॉडिफाई करके। तो अब हम जो कह सकते हैं कि ये ग्रामर, बल्कि इनफैक्ट इट इज एन अनएम्बिगुअस ग्रामर इन दिस सिनेरियो। लेकिन देयर आर रीजंस कि जहां पे हम एम्बिग्यूटी को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी कैन इजीली चेंज द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोडक्शंस और द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द रिजल्टिंग पार्ट्स। कि पहले सिनेरियो में अगर हम इसी ग्रामर को कंसिडर करें जो हमारी एम्बिगुअस ग्रामर है, अगर हम इसी ग्रामर को कंसिडर करें तो इसके अंदर हम अपनी मर्जी से, या पार्सर, हम मीन्स के पार्सर अपनी मर्जी से उसको, उसके पास ये एक प्रिविलेज है, उसके पास ये एक आजादी है कि वो कभी प्लस को यूज कर ले और कभी स्टेरिक को यूज कर ले। तो वो इन दोनों में से जरूरत पड़ने पे से किसी भी तरफ जो है मोल्ड हो सकता है। ये एक उसके पास जो है चेंज कर सकता है एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस को अपनी मर्जी से। Secondly, parser for the unambiguous grammar will spend a substantial fraction of its time reducing by the productions। Means के जो पार्सर है अनएम्बिगुअस ग्रामर के अंदर वो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करने के चक्कर में पड़ा रहेगा। तो एक जो सब्सटेंशियल टाइम है, जो एक विच इज एन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पार्सिंग, कि हमने मिनिमम टाइम में इसको कंपाइल करना है, मिनिमम टाइम में इसको जो है वो पार्स करना है। तो वो अपने पार्सिंग टाइम का एक जो है क्रूशियल फैक्टर, जो क्रूशियल हिस्सा जो है, जो ज्यादा हिस्सा है, वो इसकी अनएम्बिग्युइटी को दूर करने में या उस चीज को रिजॉल्व करने में लगा रहेगा। लेकिन जो है अगर हम इसको अनएम्बिगुअस रखें तो हमारा ये टाइम जो है वो सेव हो सकता है। कंसिडर अगेन द फॉलोइंग ग्रामर फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास जो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो देखते आ रहे हैं इन डिफरेंट लेसन्स, प्रीवियस लेसन्स में भी हमने इसको कई जगह डिस्कस किया, विच इज एन इफ एल्स डेंगलिंग इफ एल्स ग्रामर, जिसको हमने जिसका नाम हम जिसको इस नाम से याद करते आ रहे हैं, डेंगलिंग एल्स। इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम इस ग्रामर को कंसिडर करें तो ये हमारी डेंगलिंग एल्स की रिजॉल्व जो एम्बिग्युइटी है उसको रिजॉल्व नहीं करता। मींस कि अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो उसके बाद हमारे पास एल्स आ जाए तो वो हम वहां पे जो है एक ब्लॉक होल में फंस जाएंगे। मींस कि वो हम बेसिकली इनपुट ठीक होगी लेकिन हमने इसको जो गलत रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंफ्लिक्ट अकर होता है उसको टेक्निकल टर्म्स में हम शिफ्ट रिड्यूस जो एरर है, तो हमारे पास जो शिफ्ट रिड्यूस एरर है वो अकर होता है यहाँ पे, मतलब वो हमें एक मिलता है जिसको हमने किसी ना किसी जरूरत डील करना है। सो दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस बिकॉज इट डज नॉट रिजॉल्व द डेंगलिंग एल्स एम्बिग्युइटी। तो इसको हम डेंगलिंग एल्स एम्बिग्युइटी कहते हैं
कि चूंकि हमें कंफर्म नहीं है कि हमने इस पार्ट को रिजॉल्व कर देना इस सेंटिनल फॉर्म को, या इसको हमने शिफ्ट करना है। सो लेट अस कंसीडर एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस ग्रामर, मींस कि इसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एंड देन राइट द ग्रामर विद ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन हम जो है इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं। ए जो है यहाँ पे ये अदर का रोल प्ले कर रहा है, एंड इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट मींस कि ये हमारी इस प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो है वो हमारी इस प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ए जो है वो अदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने उसके एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म लिख दी। दीज आर इट्स LR0 आइटम्स। LR0 इसलिए कि इसमें हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है वो नहीं है, तो हम बेसिकली LR0 ग्रामर को डील कर रहे हैं। LR0 आइटम्स फॉर दिस ग्रामर। The ambiguity gives rise to a shift reduce conflict in I4। I4 को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट जो है इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं या इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, देयर कॉल्स फॉर अ शिफ्ट, कि ये प्रोडक्शन कॉल करती है शिफ्ट ऑफ ई सिंस फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू ई और डॉलर साइन, क्योंकि ई इसके फॉलो में है, एस के फॉलो में ई है, तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। वाइल जो दूसरी आइटम है SAIS, वो क्या कह रहा है, कॉल्स फॉर रिडक्शन बाय इस प्रोडक्शन से, क्योंकि हमारे पास एक प्रोडक्शन SAIS की है अपनी ग्रामर के अंदर, ये वाली प्रोडक्शन जो है, तो इसको हम इससे रिड्यूस भी कर सकते हैं ऑन इनपुट ही। ये यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रॉब्लम अकर होती है, जो एक एरर अपीयर होता है विच इज अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इसको अब हम कैसे एड्रेस करेंगे? द आंसर इज दैट वी शुड शिफ्ट एल्स बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस देन। इस सिनेरियो में जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, या जो हम एक सॉरी अभी हमने क्योंकि कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने कबल अज वक्त कह दिया, इस सिनेरियो में हमने जो एक सोल्यूशन सजेस्ट किया है वो ये है कि हम ई को शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब इनपुट पे हमारे पास ई है, क्योंकि यहाँ पे ई ओपन हो रहा है और एस क्लोज हो रहा है। शिफ्ट करने का डिसीजन जो है या सजेशन जो है वो इस वजह से ली है बिकॉज कि इफ स्टेटमेंट जब पहले होगी तो उसके बाद ई जब भी आएगा तो वो IS के बाद ही आएगा। मीन्स कि अगर हम अपनी ग्रामर को देखें तो ये जो एल्स है जब अपीयर हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि इस एल के बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट लाजमी आएगी, अदरवाइज इनपुट पे ये ना आता। अगर एल्स के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है और हम इसको रिड्यूस करा देते हैं तो उस सूरत में ये हमारे लिए भी एरर होगा, लेकिन अगर एल्स के बाद कोई स्टेटमेंट हुई और हमने रिड्यूस करा दिया तो उस सूरत में भी ये एरर होगा। So the E on the input standing for else can only form part of the body beginning with the IS now on the top of the stack। कि ये वाहिद पार्ट है top of the stack पे कि जो IS की बॉडी है। If what follows E on the input cannot be parsed on S completing body IS ES, then it can be shown that there is no other parse possible। Simply कि अगर हमने E को कभी भी IS के बाद जो है वो शिफ्ट ना किया तो हम इस ई को कभी शिफ्ट कर ही नहीं सकते। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम कि अगर हमने इसको शिफ्ट ना किया IS के बाद, इफ देन एल्स के बाद, इफ स्टेटमेंट के बाद, तो इसको फिर हम कभी भी पार्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ई का। आप देखें ई जो है वो और किसी प्रोडक्शन में आ ही नहीं रही, तो जब ई आ जाएगी, जब भी ई इनपुट पे आएगा तो हम इसको हमेशा शिफ्ट करेंगे इन दिस सिनेरियो। So we conclude that the shift reduce conflict in I4 should be resolved in favor of shift on input E। तो इस सिनेरियो में इस किस्म की प्रोडक्शन में हम जब भी यूज करेंगे E को, जब हमारे पास इनपुट होगा आफ्टर IS, तो हम उसको हमेशा शिफ्ट ही करेंगे। The SLR parsing table constructed from the sets of LR0 items, इन आइटम्स को लेके using this resolution of the parsing action conflict in I4 on input E, कि I4 के ऊपर
ई स्टेटमेंट्स पे हमेशा हम शिफ्ट 5 ही करेंगे कि हम जो है इस स्टेट को S5 स्टेट जो है इसको हमेशा शिफ्ट ही करेंगे, क्योंकि तब ही हम इस पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हम इस स्टेज पे कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हमारे पास इनपुट आएगी ई और हम आई एस को रिड्यूस कर देंगे तो हम इस स्टेटमेंट पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। सो दिस इज आवर डेंगलिंग एल्स प्रॉब्लम एंड इसकी जो रेजोल्यूशन है वो शिफ्ट के हक में हमने डिसाइड कर दी है। फॉर इनपुट IIA यानी कि ये उसी की फॉर्म है जिसमें ये इफ ये अदर एल्स एंड अदर, the parser makes the following moves corresponding to the correct resolution of dangling else. At line 5, state 4 selects the shift option on input E कि जब इसके पास इनपुट E आई तो इसने क्या किया, शिफ्ट का ऑप्शन को जो स्टैक पे शिफ्ट कर दिया 5 को ऑन दिस इनपुट E के स्टैक पे हमारे पास 4 था, इनपुट पे E आया और सिंबल्स हम अब IS चल रहा है इसका पूरा कॉम्बिनेशन, तो E पे इसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। वेयर एज एट लाइन 9 अगर हम यही सिनेरियो 9 पे देखें तो 9 पे हमारे पास 4 आया और इनपुट में हमारे पास डॉलर साइन है और सिंबल हमारे पास अगेन IS चल रहा है, तो हमने तब क्या यूज किया, रिड्यूस बाय IS। तो कि अगर इनपुट डॉलर है तो तब हमने रिड्यूस करना है और अगर इनपुट E है तो तब हमने क्या करना, शिफ्ट करना है। इस वजह से ही हमारी ये इनपुट जो है वो करेक्टली पार्स हो चुकी है और लास्ट में हमारा जो एक्शन हुआ है वो एक्सेप्ट का हुआ है। अब हम सपोज करते हैं कि हमने इसको यहां पे शिफ्ट नहीं रिड्यूस करना है, कि इस स्टेज पे जब हमने इसको शिफ्ट किया है E को S5 से ऑन इनपुट E मींस कि हमने 4 और E पे हमने शिफ्ट किया है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इसको 4 और डॉलर पे जो हम कर रहे हैं R2, इसी को यहाँ पे भी हम रिड्यूस कर देते हैं समझने के लिए कि तब हमारी जो है ये वो स्ट्रिंग जो करेक्टली पास हो सकती है, जो एक्सेप्ट एक्शन तक हमें लेके जा सकती है, वो तब हमें वहां नहीं लेके जाएगी। अब 4 आया और E आया, अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसको शिफ्ट करने के बजाय यहाँ पे हमने रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस बाय SIS। तो हमने जो S है IS है ये पूरे का पूरा, इसकी जगह अब हमारे पास आ जाएगा S ओनली, इसको हमने रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूस करने के बाद हम वापस 2 पे चले गए और हमारे पास सिंबल्स में S आ गया और इनपुट पे हमारे पास A आ गया। अब हमारे पास 2 है और इनपुट पे A है। अब 2 और इनपुट पे A पे हमारे पास शिफ्ट 3 आ गया, तो हमने यहाँ पे ये 2 के बाद 3 पुट कर दिया। अब 3 और डॉलर, अब 3 और डॉलर में हमारे पास एक्सेप्ट नहीं है, हालांकि 3 और डॉलर में हमारे पास एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी कि 3 और डॉलर में हम उसको रिड्यूस बाय SA कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा जो S है A से, A रिड्यूस हो जाएगा S से। अब हमारे पास इनपुट पे IISA बन जाएगा, SS बन जाएगा इनफैक्ट। तो ये हमारे पास अभी इनपुट पे सिंबल्स हैं, हालांकि असूलन हमारे पास इनपुट पे S होना चाहिए और एक्शन पे एक्सेप्ट होना चाहिए था आफ्टर इनपुट डॉलर, जो कि अब हम उस स्टेट में नहीं है। तो अगर यहाँ पे इसको हम गलती से रिड्यूस कर देंगे या इस एरर को हम दूर नहीं करेंगे तो हम एक स्टक हो जाएंगे, एक प्रॉब्लम है। सो एरर रिकवरी इन LR पार्सिंग, एन LR parser will detect an error when it consults the parsing action table and finds an error entry। तो जब वो एक एरर एंट्री में फंस जाएगा तो तब वो स्टक हो जाएगा वहां पे। An LR parser will announce an error as soon as there is no valid continuation of the portion of the input thus far scanned। A canonical LR parser will not make even a single reduction before announcing an error। यानी कि कैनोनिकल LR पार्सर जो है वो कभी भी कोई भी रिडक्शन जो है उसको
नहीं करता जब तक वो किसी न किसी एरर को अनाउंस ना कर दे। एलआर पार्सर मेक सेवरल रिडक्शंस बिफोर अनाउंसिंग एन एरर, बट दे विल नेवर शिफ्ट एन erroneous input symbol onto the stack. So in LR parsing पैनिक मोड एरर रिकवरी को हम पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। LR पार्सिंग के अंदर हम इस रिकवरी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल we scan down the stack until a state S with a go to on a particular non terminal A is found। क्या हम उस स्टैक को ट्रेवर्स करते हैं, उसको स्कैन करते हैं कि जब तक हमें कोई स्टेट ऐसी ना मिल जाए जिसके लिए हम गो टू परफॉर्म कर सकें फॉर अ नॉन टर्मिनल ए। जीरो और मोर इनपुट सिंबल्स are then discarded until a symbol A is found that can legitimately follow A। ये भी हम एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं पैनिक मोड के अंदर, जो एक बेसिकली रिकवरी स्ट्रेटेजीज है पैनिक मोड के अंदर। कि अगर एरर आ जाए, हम वहां पे फंस जाए, हमें कोई आगे ये सीन बिल्ड हो जाए कि कोई कंटिन्यूशन फॉर द पोर्शन ऑफ इनपुट जो है वो ना मिल रहा हो और हम वहां पे स्टक हो जाए, तब हम इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। Normally these would be non-terminal representing major program pieces such as an expression, statement or block। तो अगर हमारे पास there might be more than one choice, अगर हमारे पास more than one choice हो तो वो क्या हो सकती हैं, नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हो मेजर प्रोग्राम पीसेस को, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को या किसी ब्लॉक को। फॉर एग्जांपल इफ ए इज द नॉन टर्मिनल स्टेटमेंट, ए माइट बी जो हमारा इनपुट सिंबल है माइट बी अ सेमीकोलन हो सकता है जो टर्मिनल है, और एंडिंग पैरेंथेसिस हो सकता है विच मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। Phrase level recovery is implemented by examining each error entry in the LR parsing table and deciding on the basis of language uses। तो जो phrase level recovery है वो वेरी करता है different language construct to language construct के, जितने different हम languages के लिए construct के लिए हम ये programming कर रहे हैं तो ये उसके लिए वेरी करता है। तो phrase level recovery जो है ये बेसिकली ज्यादा कहाँ पे कर होती है कि जहाँ पे प्रोग्राम को प्रोग्रामर खुद से कोई टाइपो मिस्टेक कर दे, मीन्स कि इफ लिखना था उसने लेकिन उसने फाइल लिख दिया। अब इफ का अगला सिंटैक्स ये है कि स्टार्टिंग पैरेंथेसिस होगी और लेकिन फंक्शन नेम का भी यही है, लेकिन फंक्शन नेम इफ नहीं हो सकता, फंक्शन नेम फाइल हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेज लेवल रिकवरी को जो है वो, क्योंकि फंक्शन इसमें एक और चीज है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं या जिसको हम अपनी फ्रेज लेवल रिकवरी के अंदर ये सिनेरियो एम्बेड कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर हम जो है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन नहीं यूज करते। फंक्शन के अंदर इनलाइन फंक्शन होता है ज्यादा चीज, पैरामीटर्स पास करते हैं, लेकिन इफ के अंदर हम कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे कि इफ दिस एक्सप्रेशन देन दिस। ये थोड़ा सा उसको चेक करने की जरूरत है कि फंक्शन और इफ में वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले। यहाँ पे हम इसको करेक्टली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ्रेज लेवल रिकवरी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे प्रोग्रामर एरर करे, और इस टाइप के एरर्स को प्रोग्रामर ही इनिशिएट करता है, गलत टाइपो मिस्टेक जिसको कहा जाता है। सो दो एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज हमने देखी, पैनिक मोड रिकवरी जो कि एलआर पार्सिंग के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर यह है कि हम स्कैन डाउन कर लें जब तक हमें कोई ऐसी स्टेट एस नहीं मिल जाती जिसके लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल ए हो, या जीरो और मोर इनपुट सिंबल, जो इनपुट सिंबल है उनको हम डिस्कार्ड करना शुरू कर दें अंटिल अ सिंबल ए, कोई भी सिंबल हो सकता है, इज फाउंड दैट कैन लेजिटिमेटली फॉलो ए, जो कि ए के फॉलो में हो, जो भी हमारा ये ग्रामर है। द पार्सर देन stacks the state go to SA and resumes normal parsing के, अब वो जो एरर आता है उसको स्टैक पे रख दे और उसके बाद से नॉर्मल पार्सिंग शुरू कर दे। सो इस टाइप के डिफरेंट एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एन अप्रोप्रिएट रिकवरी प्रोसीजर कैन देन बी कंस्ट्रक्टेड इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज करके। Presumably the top of the stack and or first input symbols would be modified in a way deemed appropriate for each error entry। इस लाइन की यहाँ पे जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, उसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो हमारी रिकवरी प्रोसीजर होगा
किसी भी एरर के नतीजे में जिसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इन दोनों रिकवरी स्ट्रेटजीज को अपना माइंड में रख के या इनको फॉलो करते हुए, जिसमें पहली पैनिक मोड रिकवरी है और सेकंड फ्रेज लेवल रिकवरी है, कि जब भी हमारा एरर अकर होगा वो तब ही होगा कि जो इनपुट सिंबल है करंटली जिसको आईपी पॉइंट कर रहा है, इनपुट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, वो स्टैक के साथ मैच नहीं कर रहा या उसकी कोई एंट्री उस पर्टिकुलर पार्सिंग टेबल में मौजूद नहीं है। तो हम या स्टैक सिंबल जो टॉप पे है इसको इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या जो इनपुट सिंबल जिसको करंटली पॉइंट कर रहा है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या स्ट्रेटजी परफॉर्म करेंगे। उन दोनों में से कोई एक इस कंडीशन में आ जाए कि उसकी एंट्री हमें टेबल में मिल जाए। In designing specific error handling routines for an LR parser, fill each blank entry in the action field with a pointer to an error routine that will take the appropriate action selected by the compiler designer. Okay, this is again the same concept of try catch block, कि जिन चीजों को हम हैंडल नहीं कर रहे उनके लिए कोई एरर रूटीन्स लिख दें। मीन्स के जिस तरह इसको समझने के लिए, ये मेरा एक पार्सिंग टेबल है विच इज एन SLR पार्सिंग टेबल। यहां पे मैं एरर रूटीन एम्बेड कर दूं। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए 0 पे जो है वो इनपुट जो ई आ जाए, तो मैं यहाँ पे एरर रिकवरी स्ट्रेटजी जो रूटीन है उसको यहाँ मैं इसी तरह जितने ब्लैंक्स हैं मेरे पास वहां पे मैं एरर रिकवरी रूटीन एम्बेड कर दूंगा। अगर ये एरर आ जाए तो इसको इस तरीके से हैंडल कर लेना। और जो एरर रिकवरी स्ट्रेटजी हो वो इन दो जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, पैनिक मोड रिकवरी और फ्रेज लेवल रिकवरी, इनको मद्देनजर रख के हम वो जो प्रोसीजर है उसको लेकर। नाउ विल मूव टुवर्ड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। In syntax directed translation, we construct a parse tree or a syntax tree, and then to compute the values of the attributes at the nodes of the tree by visiting the nodes of the tree. Each node of the tree को जो हम visit करें उसकी मदद से हम उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करें। इस सब को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। कि हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ उनको यूज कर रहे हैं ऑपरेटर्स को। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी है जहाँ पे हमारा वो एग्जैक्टली ऑपरेटर और जो उसके ऑपरेंड्स हैं वो नोड्स हों, और देन हम जो उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं उनको कंप्यूट करें। दिस फिनोमिना दिस प्रोसीजर इज नोन एज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ये हम ऑलरेडी इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है ये इसको थोड़ा सा एक छोटे पैमाने पे हम अपने शुरू के लेसन्स में इसको स्टडी कर चुके हैं। इन मैनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग पार्सिंग विदाउट बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट ट्री। तो जो पार्सिंग के फेज के अंदर हम एक ट्री बिल्ड करते हैं, जो पार्स ट्री होता है, जो बेसिकली एक पार्सर बिल्ड करता है, उसी ट्री की हम को ट्रेवर्स करके वहां पे हमने जिस तरह हमने एक ट्रेवर्सल की थी डेप्थ फर्स्ट सर्च मैकेनिज्म के जरिए, कि हमने उस ट्रेवर्सल को यूज करके हम उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें। अलहदा से हमें नया ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कॉल्ड एल एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन विच encompass virtually all translation that can be performed during parsing। पहली टाइप जो है ट्रांसलेशन की दैट इज एन एल एट्रीब्यूट ट्रांसलेशन, जो कि बेसिकली हम देखेंगे कि ये क्या इसकी रीजन है जो उसको हम एल एट्रीब्यूट कहते हैं। सेकेंड इज सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट ट्रांसलेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन कनेक्शन विद द बॉटम अप पार्स। सिंथेसाइज्ड ट्रांसलेशन एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन वो हैं जिसके अंदर हम जो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर नोड की, वो या तो उस नोड की खुद से होगी या उसके चाइल्ड से कैलकुलेट आएगी। एल एट्रीब्यूटेड ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंस है, वो ये है कि या वो खुद से होगी या उसके पेरेंट से आएगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। बेसिक मकसद जो ये है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का कि हमने उस पार्स ट्री के नोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि जो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जिस तरह आईडी प्लस आईडी स्टेरिक आईडी
2 + 2 स्टेरिक 2। तो ये जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमने इसका रिजल्ट देना है ये कैलकुलेट कर सकें और इस 6 को हम एवेल्युएट कर सकें, ये बेसिक इसका जो है वो आउटपुट है। A syntax directed definition is a context-free grammar together with the attributes and rules. So syntax directed definition हम वो कहेंगे जो उस पर्टिकुलर ग्रामर के साथ, ग्रामर को तो हम देखते आ रहे हैं स्टार्ट से, उस ग्रामर के साथ कुछ ऐसे रूल्स एम्बेड कर देंगे जो कि उनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने का हमें तरीका बताएगा। So attributes are associated with grammar symbols and rules are associated with the production. तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उन ग्रामर सिंबल के साथ एसोसिएट होंगे और रूल्स जो हैं वो प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट होंगे। इफ x is, for example, if x is a symbol and a is one of its attributes, then we write x dot a to denote the value of a at a particular parse tree node labeled x. कि ये उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू है, ये उसका ग्रामर सिंबल है। If we implement the nodes of the parse tree by records or objects, then the attributes of x can be implemented by data fields in the records that represents the nodes for x. तो अब हम इन दोनों नोड्स को देखते हैं, इनहेरिटेड और सिंथेसाइज्ड को। A synthesized attribute for a non-terminal a at a parse tree node n is defined by the semantic rule associated with the production at n. The production must have a at its sets. ये synthesized attribute को कैलकुलेट करने का रूल्स है, उनमें पहला रूल है कि production must have a at its head. A synthesized attribute at node n is defined only in terms of attribute values at the children of n and n itself. जैसे हमने पहले बात की थी कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं वो या उस नोड के ऊपर रह के हम कैलकुलेट कर सकते हैं या उनके चिल्ड्रन से हम वैल्यूज कैलकुलेट करके उसको असाइन कर सकते हैं। अ पार्स ट्री फॉर एन एस एट्रीब्यूटेड डेफिनेशन, एस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सिंथेसाइज्ड definition, can always be annotated by evaluating the semantic rules for the attributes at each node bottom up from leaves to the root. Means कि अगर ये मैं एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास एक ट्री है, तो इस नोड की फॉर एग्जांपल मेरे सिनेरियो में ये n है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यहां से कैलकुलेट होके फिर यहां तक आ रही होगी। मीन्स के मैं इस नोड की वैल्यूज इसके चाइल्ड्स की मदद से या अपने इसकी मदद से कैलकुलेट करूंगा। अपनी इसकी मदद से मीन्स कि अगर ये नोड n है तो इसकी वैल्यूज मैं इसकी अपने से कैलकुलेट करूंगा जो कि ऑब्वियसली गिवन होगी। सेकंड, इनहेरिटेड की बात करते हैं। ये सिंथेसाइज्ड हो गया। सिंथेसाइज का मैकेनिज्म ये है कि लीव से रूट की तरफ हम जाएंगे। एन इनहेरिटेड एट्रीब्यूट for a non-terminal b at a parse tree node n is defined by a semantic rule associated with the production at the parent of n. इसमें यह है कि हम इसके पेरेंट से नीचे आ रहे होंगे। मीन्स के इफ दिस इज माई एग्जाम्पल ट्री, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं ऊपर से नीचे आऊंगा या खुद इससे कैलकुलेट करूंगा, नीचे से ऊपर नहीं जाऊंगा इस केस में। The production must have B as a symbol in its body. इसकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो B लाजमी हो, क्योंकि B होगा तो मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। An inherited attribute at node n is defined only in terms of attribute values at n's parent, n itself and n's siblings. इसमें जो एक रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि इसके चाइल्ड से नहीं आना, खुद इससे, इसके सिबलिंग से, मीन्स के जिनका पेरेंट सेम हो वहां से, या इसके खुद के अंदर से या इसके पेरेंट से। जो चाइल्ड्स का कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर नहीं है, वो इनहेरिटेड के अंदर है, वो सिंथेसाइज्ड के अंदर है। इनहेरिट के अंदर यह है कि वो अपने पेरेंट से या अपने सिबलिंग से इनहेरिट करे या खुद से उसके अंदर हो। सो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स आर कन्वीनियंट फॉर एक्सप्रेसिंग द डिपेंडेंस ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें जो उसकी वैल्यूज होती हैं सब क्लासेस की या उसकी चाइल्ड क्लासेस की वो पेरेंट से आ रही होती हैं। मीन्स कि हम वहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये समझाने के लिए थोड़ी सी
आपको ये क्लासेस का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो अगर हम इस चीज को सिंप्लीफाई करें और एक छोटा सा यहाँ पे ट्री बना के देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एग्जाम्पल ट्री, कि ये हमारा एक एग्जाम्पल ट्री है एंड दिस इज आवर नोड n, जिसको हम n नोड कह रहे हैं इन बोथ एग्जाम्पल्स फॉर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। अब मैं बात करता हूं पहले सिंथेसाइज्ड की, जिसको हमने इस स्लाइड में स्टडी किया। इस नोड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोडक्शन होगी, जो सिमेट्रिक रूल होगा, वो इस प्रोडक्शन के साथ होगा जिसका हेड ये होगा। पहली बात, एसोसिएट विद द प्रोडक्शन एट द पेरेंट ऑफ n। अब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी सिंथेसाइज्ड के अंदर, वो या तो इसके अंदर से ड्राइव्ड हो रही होगी, हमें रूल में गिवन होगी, सिमेंटिक रूल हमें बताएगा, या इसके चाइल्ड से आएगी, इसके चाइल्ड से आएगी। तब हम इसकी वैल्यू को क्या, इसके एट्रीब्यूट जो होगा उसको क्या कहेंगे कि ये सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट है। अब अगर मैं इसी नोड को अगेन कंसिडर करूं और बात करूं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के अंदर या तो इसकी वैल्यू खुद यहीं से आएगी, पहली सेकंड, या इसके सिबलिंग से आएगी, अगर इस तरफ भी कोई है तो वहां से भी, अगर इस रूट के और चाइल्ड्स हैं तो या इसके सिबलिंग से आएगी या इसके पेरेंट से आएगी। तो ये एक इन दोनों में डिफरेंस है कि सिंथेसाइज में हमने नीचे से ऊपर जाना है और इनहेरिटेंस में हमने ऊपर से नीचे आना है। This syntax vector definition is based on grammar for arithmetic expressions with operators plus and asterisk। कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जो बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की और उनके सिमेंटिक रूल्स की, वो किन दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेटर्स के लिए हैं, विच इज प्लस एंड स्टेरिक। तो जो ये प्रोडक्शंस हैं ये बेसिकली उन तमाम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को डील करती हैं, या उनकी ग्रामर है उसकी, उनकी प्रोडक्शंस हैं जो कि जिनके अंदर हम ये दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या प्लस या स्टेरिक। तो सबसे पहले लैंग्वेज है एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जो इन दोनों ऑपरेटर्स के पे डील कर रहा हो और एंडिंग हो रहा है एन के साथ। तो हेयर एन इज एन बेसिकली एंड मार्कर। अब इस पहली प्रोडक्शन का जो वैल्यू है, जो सिमेंटिक रूल है, वो क्या है? एल डॉट वैल्यू, यानी कि एल की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? ई से, ई डॉट वैल्यू के साथ। एन को हमने इसलिए इग्नोर किया है कि एन बेसिकली एंड मार्कर है, कि जो इस लैंग्वेज की वही वैल्यू होगी इस जो इस एक्सप्रेशन की होगी, मींस के उस पर्टिकुलर एग्जांपल में। देन प्लस की जो वैल्यू होगी, एक्सप्रेशन अगर E1 प्लस टी हो रहा है तो E1 वैल्यू प्लस टी वैल्यू, जो हम ये प्लस का फंक्शन, ये सिमेंटिक रूल है कि हम यहाँ प्लस का फंक्शन परफॉर्म करके इसकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं E डॉट वैल को। अगर सिंपल E से T की प्रोडक्शन है तो T की जो वैल्यू है वो E को असाइन कर रहे हैं। एंड सिमिलरली स्टैटिक के लिए, एंड सिमिलरली F के लिए, एंड सिमिलरली E का जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टर के लिए, और डिजिट को हम यहाँ पे फैक्टर से उसकी वैल्यू उसको साइन कर रहे हैं, और डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर हमें खुद से प्रोवाइड करेगा। सो ईच ऑफ द नॉन टर्मिनल्स हैज अ सिंगल सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट कॉल्ड वैल। तो चूंकि ये अगर हम देखें तो जो हमारा इसका पार्स ट्री बनेगा उसमें से जो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं वो इसकी बॉडी से इसके हेड को ट्रांसफर हो रही हैं, मीन्स इसके चाइल्ड से इसके जो है वो ऊपर जा रही हैं। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि ये तमाम की तमाम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं। सो वी आल्सो सपोज दैट द टर्मिनल डिजिट, कि ये डिजिट जो है हैज अ सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वैल्यू, लेक्सिकल वैल्यू which is an integer value returned by the lexical analyzer, जो कि lexical analyzer खुद से रिटर्न करेगा। So a parse tree showing the values of its
एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड एन एनोटेटेड पार्स ट्री। तो ऐसा पार्स ट्री जिसके अंदर ये तमाम वैल्यूज हमें शो हो रही हो, नजर आ रही हो, तो उसको हम एनोटेटेड पार्स ट्री कहेंगे। फॉर सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस विद बोथ इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स there is no guarantee that there is even one order in which to evaluate attributes at nodes. For example, अगर हम इसी चीज को लें, consider non-terminals a and b with synthesized and inherited attributes a dot s, कि इस नॉन टर्मिनल के लिए हमारा जो एट्रीब्यूट, जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट है, एंड b डॉट i, इसके लिए जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो इनहेरिटेड है, along with the production एंड रूल्स। ये इसकी प्रोडक्शन है और ये इसके रूल्स हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो वेरी सिंपल, ए टू बी, यानी कि ए ड्राइव कर रहा है बी को, लेकिन जो सिमेंटिक रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ए है उसका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट मींस के उसके चाइल्ड से आएगा वो बी डॉट आई है, और b डॉट आई हमें ये बता रहा है कि b की वैल्यू उसके पेरेंट से आएगी या उसके सिबलिंग से आएगी, क्योंकि वो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स है। तो b डॉट आई की जो वैल्यू है वो कहां से आएगी, a डॉट s प्लस 1 से, यानी कि जो a डॉट s की वैल्यू होगी वो उसमें एक जमा कर दें तो b डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी, और जो b डॉट आई की वैल्यू होगी वो a डॉट s की वैल्यू होगी। तो बेसिकली ये एक ऐसे लूप में स्टक हो जाएगा, एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा जिसे ये कभी निकल नहीं सकता। तो इस टाइप के रूल्स को हम सर्कुलर रूल्स कहते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू इवेलुएट आइदर a डॉट s एट नोड n और b डॉट i एट द चाइल्ड ऑफ n विदाउट फर्स्ट इवेलुएटिंग द ऑर्डर। तो मींस कि हमें ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इन दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है, तो हम उस पर जाएंगे तो वो कहेगा इसकी वैल्यू जो है नीचे से आएगी, नीचे जाएंगे तो वो कहेगा इसकी वैल्यू ऊपर से आएगी, तो यहाँ पे हम स्टक हो जाएंगे। इट इज computationally difficult to determine whether or not there exist any circularities in any of the parse trees that a given syntax directed definition could have to translate। तो ये हम यहाँ पे एडमिट करते हैं कि ये बहुत मुश्किल है डिटरमिन करना। But there are some useful subclasses of SDDs that are sufficient to guarantee that an order of evaluation exists। तो यहाँ पे जो हमारे लिए एक अच्छी चीज है वो ये है कि कुछ ऐसी सब क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस के अंदर जो हमें ये गारंटी दें कि जी इनका कोई ना कोई एवेल्युएशन ऑर्डर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक अगर हम इस चीज को सम अप करें, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स को इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन की कॉन्टेक्स्ट में, तो अब हम इसका क्या करते हैं, एक पार्स ट्री देखते हैं जिसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करेंगे और तब देखेंगे कि इनहेरिटेड जो सिंथेसाइज्ड में जो हम सिमेंटिक रूल्स यूज कर रहे हैं, जो उसकी सिंथेसाइज्ड वैल्यूज को कैलकुलेट, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर रही है, वो किस तरह हम उसको कैलकुलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन एनोटेटेड पार्स ट्री फॉर द इनपुट स्ट्रिंग। ये हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ली है। अब इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए जो पार्स ट्री है वो ये है। अब इसको पार्स करने के लिए हमने सबसे पहले जो अज्यूम किया है कि जो लेक्सिकल वैल्यू की जो वैल्यू है डिजिट डॉट, वो 3 हमें लेक्सिकल एनालाइजर देगा। तो ये 3, 4 और 5 जो है ये हमें लेक्सिकल एनालाइजर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम ऑलरेडी इसको यहां से ले लेंगे। मीन्स के अगर हम इस ग्रामर की बात करें तो इसके अंदर जो हमारा ये चीज थी इसकी वैल्यू हमें लेक्सिकल एनालाइजर देगा। देन एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3, क्योंकि एफ डॉट वैल्यू का हमारे पास जो रूल है दैट इज एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू, कि जहां पे भी एफ डॉट वैल्यू होगी उसके जो चाइल्ड होगा डिजिट डॉट लेक्सिकल वैल्यू वो इसको 3 प्रोवाइड कर देगा। And similarly, t dot value is equal to f dot value. Similarly, 5 इसमें चला गया and 4 इसमें चला गया। अगर हम इसको लीव्स की बात करें, अब t dot value जो है इसमें हमारे पास है कि ये t स्टेरिक f हो,
तो टी डॉट वैल्यू जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन के केस में जिसमें चाइल्ड हो स्टेरिक वाला, तो वहां पे और सिंपल जो है उसके अंदर ये एफ डॉट वैल्यू होगी जहां पे इसका एक ही चाइल्ड होगा। तो यहां से 15 आ गया और सिमिलरली ये 4 इधर आ गया। इसी तरह जो ई डॉट वैल्यू होगी वो 15 प्लस 19 होगी, 4 इज इक्वल टू 19 एंड 19 जो है वो एल डॉट वैल्यू में 19 चला जाएगा। तो ये जो इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं हर केस में। हर सिमेंटिक रूल हमें ये बता रहा है कि इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है। तो इट मींस के दीज आर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट। यहां पे हमने n से खुद ही कैलकुलेट की है, तो इन दिस केस इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, या हम इसको इनहेरिटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेड में भी ये चीज, ये रूल दोनों में मुश्तरक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ओवरऑल जो है वो सिंथेसाइज्ड कैलकुलेशन चल रही है, तो इसको हम इन दोनों सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट था हमारे एनोटेटेड पार्स ट्री का, जिसको आज हमने देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी मजीद वैल्यूएशन देखेंगे, एसडीडी की, सिंटैक्स डायरेक्टरी डेफिनेशंस की, जो इनहेरिटेड के साथ है उसको भी देखेंगे। इन दोनों के मिक्सचर देखेंगे बेसिकली, कि सिंथेसाइज्ड और एक ही ट्री के अंदर हम इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे होंगे साइमल्टेनियसली। किसी नोड पे हम सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट यूज कर रहे होंगे और किसी पे इनहेरिटेड। तो ये चीज हमें बताएगी इसके सिमेंटिक रूल्स, कि यहीं पे हमें लिखा होगा कि एल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू। सेकेंड हो सकता है एल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट इनहेरिटेड, या दो है तो एक इनहेरिटेड से कैलकुलेट हो रही होगी और एक सिंथेसाइज्ड इसका जो एट्रीब्यूट है उससे कैलकुलेट हो रही होगी। ये हम देखेंगे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नेक्स्ट कंसीडर करके। अभी तक अगर हम सिंटैक्स डायरेक्टरी डेफिनेशन को सम अप करें, तो सिंटैक्स डायरेक्टरी ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट ट्रांसलेशन है, एक एल एट्रीब्यूटेड और एक एस एट्रीब्यूटेड। सिंटैक्स डायरेक्टरी डेफिनेशन के अंदर जो हमारे पास सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं जो कि हम लीव्स टू रूट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास वो हैं जो हम पेरेंट से उसके लीव तक, उसके चाइल्ड तक लेके जाते हैं, या उसके सिबलिंग से उस तक लेके जाते हैं। ये दो चीजें हमने देखी। देन हमने सिमेट्रिक रूल्स देखे कि किसी भी इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक्सप्रेशंस सिमेंटिक रूल्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें बताती है कि इसकी वैल्यूज जो है, इसकी एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है वो कैसे कैलकुलेट करनी है और कहाँ से इसको डिटरमिन करना है। देन उसके अंदर हमने एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट देखा कि अगर कोई ऐसा हमारे पास जो सिमेंटिक रूल ऐसे आ जाए जिसके अंदर हम जो हमारे एग्जैक्टली कन्फ्लिक्ट जनरेट कर दें, या ऐसे एक साइक्लिक डिपेंडेंसी हमें दे दें, तो वहां पे हमारे पास कुछ सब क्लासेस हैं जिनको हम यूज करेंगे इस जो एक हमारे पास डिपेंडेंसी है, साइक्लिक डिपेंडेंसी है, उसमें से निकलने के लिए। So this is all for today. Thank you.